नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। मुंशी प्रेमचंद के नाम के संदर्भ में कमल किशोर गोयनका लिखते हैं कि पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय। प्रेमचंद की आरंभिक रचनाएं जो उर्दू में रचित थी वे नवाब राय नाम से ही लिखी गई थी। प्रेमचंद का उर्दू में रचित प्रसिद्ध एवं प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, जो जून 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नवाब राय के नाम से लिखने वाले कहानीकार को प्रेमचंद नाम सोजे वतन ने ही दिया। यह नाम सोजे वतन के प्रकाशक मुंशी दयानारायण निगम ने सुझाया था। इस संदर्भ में कमल किशोर गोयनका लिखते हैं कि प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सेडिशन राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। सोजे वतन में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न सहित 5 कहानियाँ संकलित हैं। ये सारी कहानियाँ प्रत्यक्षतः औपनिवेशिक शासन का विरोध न करते हुए भी उसके विरोध की कहानियाँ थीं। इन कहानियों के माध्यम से नवाब राय ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की भारतीय आकांक्षा को व्यक्त किया था, जो औपनिवेशिक शासन की नज़र में राजद्रोह था। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 ईस्वी कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित की गई। यह प्रेमचंद की पहली कहानी थी जो वर्णनात्मक कथा शैली में लिखी गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के प्रमुख पात्र दिलफिगार तथा दिलफरेब है तथा कुछ अन्य पात्रों में काला चोर, हजरते खिज्र, राजपूत देशभक्त, सिपाही शामिल हैं। कहानी में दिलफरेब एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। कहानी में दिलफिगार के रूप में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र किया गया है जो कि अपनी प्रेमिका दिलफरेब को अपने रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस कहानी में दिलफरेब दिलफिगार से कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। कहानी में दिलफिगार दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ढूंढने के लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों तथा वीरानों की खाक छानते हुए वह कभी बर्फीली चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता रहा। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ की खोज में दिलफिगार को पहला रत्न फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपका हुआ आंसू मिला, लेकिन दिलफरेब ने उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं माना। दिलफिगार दूसरे रत्न के रूप में प्रेमी और प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख लेकर दिलफरेब के दरबार में गया, लेकिन वह भी सबसे अनमोल रत्न नहीं माना गया। अंत में
खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ माना गया। कहानी में अनमोल रत्न के रूप में देशभक्त का चित्रण किया गया है। इस कहानी में प्रेमचंद का देश प्रेम साफ झलकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी यहाँ दिया है तथा वे घुट-घुट कर जीने को जीना नहीं कहते। इस कहानी में उर्दू शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। कहानी में प्रयुक्त दिलफिगार व दिलफरेब दोनों ही शब्द फ़ारसी है, जिनका क्रम से अर्थ है आशिक, घायल दिल वाला, नायक तथा प्रेमी, दिल को धोखा देने वाला, दिल को रिझाने वाला, सुंदर नायिका। कहानी में उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें पहला कथन है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। कहानी में यह कथन दिलफरेब द्वारा दिलफिगार से कहा गया है, जिसमें वह दिलफिगार से कहती है कि वह अगर उसका सच्चा प्रेमी है तो वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लाए और अपने प्रेम को सिद्ध करे। अगला कथन है, ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आँखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। इस कथन के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि दिलफरेब के प्रति दिलफिगार के मन में किस प्रकार भय बैठा हुआ है कि वह जिसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझ रहा है, अगर वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ न हुई तो दिलफरेब उसे फांसी पर लटकवा देगी। अगला कथन है, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। इस कथन में दिखाया गया है कि दिलफिगार जो प्रेमी तथा प्रेमिका की चिता की राख दिलफरेब के सामने लाता है, वह उसे दुनिया की बेशकीमत चीज़ नहीं मानती, अपितु उससे कहती है कि वह पुनः जाए और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ उसके सामने लेकर आए। अगला कथन है, शाम होते होते वह चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। इस कथन में लेखक ने युद्ध भूमि को दर्शाया है। अगला कथन है, दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। इस कथन में लेखक ने एक ऐसे देशभक्त को दर्शाया है जो अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी अपनी भारत माता की जय करना नहीं भूलता। कहानी में उद्धृत अगला कथन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने कहानी का अंत किया है तथा
यह जाहिर किया है कि एक देशभक्त के खून से ज़्यादा इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ कोई और दूसरी हो ही नहीं सकती। ऐसी ही और वीडियो सुनने तथा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।